सर डॉक्टर सैयद फ़हीम अली एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट अभी के ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लाइव सेशन के अंदर मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज का हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 6 यानी कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बात करते हैं और मैनेजमेंट से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी है, पढ़कर जाना है और उसका आपको रिविजन करना है। अभी तक आपके पास जो है मेरे हिसाब से आपके पास पर्याप्त समय रहा है और आपने इस समय का सदुपयोग करते हुए अपने बेहतर अंदाज में सारी चीज़ें सीखी है। आइए लाइब्रेरी मैनेजमेंट के कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करता हूं। मैं क्या क्या चीजें आपको देखनी तरीका वो ये, सबसे पहले देखिए सिलेबस को देखेंगे और सिलेबस को आप ध्यान से देखें। मैनेजमेंट का सिलेबस चूंकि थोड़ा सा बड़ा है और मैनेजमेंट के सिलेबस में क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है मैं उन्हीं की बात आपसे कर रहा हूं। तो जो जो की पॉइंट्स बता रहा हूं उनके ऊपर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। मैनेजमेंट में कहां कहां से सवाल बनता है। देखिए मैनेजमेंट प्रबंधन है और प्रबंधन कई प्रकार का है, क्योंकि अगर देखा इस यूनिट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने इसको फिर से ए कैटेगरी में रखा है, यानी कि बी पार्ट में। मैंने इंपॉर्टेंट वाले पार्ट में इसको नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला इसके पीछे कारण बताता हूं आपको। मैनेजमेंट वाली यूनिट जो है सबसे बड़ी यूनिट है अगर देखा जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेलिंग है। अच्छा, सब कुछ पढ़ने के बाद भी मैनेजमेंट के क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन नहीं 10 से 12-13 क्वेश्चन जो है मैनेजमेंट के आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैनेजमेंट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से 50% क्वेश्चन ही हम लोग कर पाते हैं और बाकी के 50% को करने के लिए अभी आप मान के चले आपने MBA कर रखा हो तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्यथा आप उन क्वेश्चन को नहीं कर सकते। लाइब्रेरी साइंस के अंदर लाइब्रेरी मैनेजमेंट एक टॉपिक दे रखा, किसी ने भी लाइब्रेरी के लिए मैनेजमेंट नहीं लिखा। हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट तो कुछ है ही नहीं, हम जो है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट या साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है हम उसे पढ़ते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है, चेंज मैनेजमेंट का एक पार्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक पार्ट दे रखा है आपको, प्लानिंग मैनेजमेंट का एक पार्ट दे रखा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट दे रखा। तो मतलब जितना भी तरह का मैनेजमेंट होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट उसका एक पार्ट दे रखा। तो ऐसे कम से कम 8 से 10 तरह का मैनेजमेंट होता है और 8 से 10 तरह का सारा मैनेजमेंट लाइब्रेरी साइंस के अंदर दे रखा है और केवल मात्र इसी यूनिट में आपको दे रखा है। अब सिलेबस अगर देखा जाए तो उन सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए सिलेबस बहुत वाइड हो जाता है हमारे पास, बहुत सारा डिटेल में बहुत कुछ हम डिटेल में पढ़ते हैं तब जाके हम उस चीज़ को कवर कर पाते हैं। तो हमारे साथ एक समस्या रहती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि मैंने मैनेजमेंट की यूनिट को जो है बी पार्ट में नहीं रखा। मतलब मैंने जो इंपॉर्टेंट आपको 4 यूनिट्स पढ़ने के लिए कहा उसके अंदर मैनेजमेंट नहीं रखा। इसके पीछे केवल यही कारण है कि मैनेजमेंट को पढ़ने में समय बहुत ज़्यादा व्यतीत होता है। सब कुछ ये कथन किसने कहाँ का, अब उस कथन को अगर आप ढूंढेंगे तो कथन या ये किताब किसने लिखी है, अक्सर इस तरह की चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर पूछी जाती है। कई बार ईयर को कंफ्यूज करके जो सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन तक मैनेजमेंट के अंदर आएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन आप वैसे भी कर लेंगे अगर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा आपने डिटेल में नहीं पढ़ा तब भी। तो इसलिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन आएंगे उससे उनको देखने से थोड़ी सी घबराहट जरूर होती है कि यार ये बात किसने की, 4 नाम दे रखे, चारों अजीब से नाम दे रखे, अपने को पता ही नहीं चलता उसके अंदर, तुक्का लगाने की जरूरत पड़ती है कई बार। या जो वेल नोन नेम होते हैं, जो नाम हम जानते हैं, जैसे मैनेजमेंट के अंदर क्या देखेगा तो 20 से 25 नाम है, लेकिन हम क्या जानते हैं, हम टेलर को जानते हैं, फ्यूल को जानते हैं, उर्विक गुलिक को जानते हैं, पीटर एफ ड्यूकर को जानते हैं, डेमिंग एंड जुरान को जानते हैं हम लोग, है ना, फिलिप बी क्रॉसबी को जानते हैं। बस इसके अलावा बाकी कोई नया नाम आएगा तो नाम को देखकर ही घबरा जाएंगे कि भाई ये नया नाम कहाँ से आया। तो इसलिए कंफ्यूजन रहता है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं। इसलिए मैंने इसको बी पार्ट में या बी इंपॉर्टेंट यूनिट के अंदर नहीं डाला है। आपको बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, मैनेजमेंट पढ़िएगा, जब MBA करेंगे तब आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही करके बात को देखिए। सबसे पहला देखा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करेगी, तो प्रिंसिपल स्कूल ऑफ थॉट्स ये हमने सभी ने जब बिलीव अनबिलीव किया तो पढ़ लिया, इसलिए इसके ऊपर कोई विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। देन इसके देखा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर मैनेजमेंट, इसमें अक्सर एक बुक सिलेक्शन टूल के ऊपर जो है अक्सर एक सवाल बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल है ना, तो देखना फ्रांसिस के W ड्यूरी का प्रिंसिपल है आपका, है ना, या कॉल्विन का प्रिंसिपल है, रंगनाथन का और मेलविल डेवी के 4 प्रिंसिपल मैंने आपको देखा, उनमें से अक्सर एक पे सवाल पूछा था। बाकी स्टॉक वेरिफिकेशन मेंटेनेंस, यहाँ पर जो भी सवाल पूछा जाएगा प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के अंदर, तो अल्टीमेटली वो आपको कहीं ना कहीं आता होगा, आपने पढ़ रखा होगा, इसलिए यहाँ चिंता करने की बात नहीं। नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अक्सर यहाँ पर मोटिवेशनल थ्योरी के ऊपर जो है वो सवाल पूछा था कि हर्ट्जबर्ग की थ्योरी कौन सी है ना। देन आपका थ्योरी ऑफ एक्स, डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी ऑफ एक्स वाई, तो 3-4 तरह की मोटिवेशनल थ्योरी है, वो पढ़ लीजिएगा। उसमें से एक सवाल आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको बन जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आमतौर पर जो है यहाँ पर बजट के ऊपर जो एक सवाल बनता है ना, तो लाइब्रेरी यहाँ पर देखा सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मोबिलाइजेशन, देखा बजट मेथड्स हैं, एक सवाल बजट मेथड्स के ऊपर बन जाता है। डिफरेंट तरह के बजट मेथड्स हैं, किसने कौन सा बजट मेथड्स कब दिया, तो वो एक सवाल यहाँ पर बनेगा। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आजकल शॉर्ट, पेस्ट, पर्ट और CPM, एक सवाल इसके ऊपर आपका जरूर बनता है, यानी कि इसके पार्ट के अंदर जो है किस चीज के ऊपर ध्यान दिया गया, या ये कौन से एनालिसिस टूल है किस प्रकार के, तो उनके ऊपर इस सवाल आपका यहाँ पर बन जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आप है ना जोसेफ एंड जुरान दोनों है ना, डेमिंग जोसेफ एंड जुरान के दोनों की बातें करते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। लाइब्रेरी बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर अक्सर आपके आईएसओ है ना, बिल्डिंग का, फर्नीचर का आईएसओ सर्टिफिकेशन, तो आईएसओ जो है आपका इंटरनेशनल कौन कौन सा आईएसओ है उसके ऊपर सवाल पूछा। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं बनता ना। मैनेजमेंट पे ऑब्जेक्टिव फीचर पीटर चेंज मैनेजमेंट पे आजकल अक्सर सवाल बन रहे हैं ना। तो कोट 11 की थ्योरी है आपकी है ना, कॉटलर का प्रिंसिपल है आपको, तो वो चेंज मैनेजमेंट में मैंने आपको 7-8 मॉडल बताए हैं क्लास के अंदर, वो नोट्स में दे रखे हैं, उन मॉडल्स को देखिएगा। एक मॉडल पे चेंज मैनेजमेंट का सवाल यहाँ से कंफर्म आपको देखने को मिलेगा। देन नॉलेज मैनेजमेंट हमने पहले वैसे ही पढ़ रखा, नॉलेज मैनेजमेंट कंपोनेंट आर्किटेक्चर की बात करते हैं, कोई विशेष यहाँ पर नहीं है। देन इसके बाद प्रोडक्ट सर्विसेज में यहाँ पर प्लान, रिसर्च, स्ट्रेटेजी, इसमें कोई स्पेशल नहीं है ना। मार्केटिंग मिक्स वाले क्वेश्चन तो आपके वो सवाल जो है अक्सर हो जाएंगे, कोई ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को जितना आपने पढ़ लिया है, जितना बिलीव इम्प्लीमेंट किया है, तो वो इनफ है, बहुत ज़्यादा गहराई से उसको देखने की जरूरत नहीं है। कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके चलता हूँ, जिसके जरिए आप डेफिनेटली जो है आप करना चाहेंगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन आप यहाँ पर राइट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके सवाल मैं आपके सामने लेकर चलता हूँ और इन सवालों की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जी, थैंक यू। एक बार फिर से देखें हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बता दिया, और बात क्या है आपकी। सो मैंने 2 सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर, ये स्ट्रैटेजी है ना, ये स्ट्रैटेजी है आपकी, और इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कीजिएगा। डेफिनेटली आप आज 12 तारीख तो हो गई, 18 को आपका एग्जाम है, 6 दिन बाद आपका एग्जाम है, ये बात आप याद रखेंगे। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ए और बी सेक्शन मैंने आपको बताया। फिर से अभी जो हमने बात करी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात कर चुके हैं, इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, यूनिवर्सल, और ये लास्ट बात करो आपको लाइब्रेरी में। अब अगली जो 3 क्लासेस हैं आपकी, वो आपकी कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपकी है ना। इट्स कहते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगली 3 क्लासेस जो यानी कि अगले 3 दिन जो आपके हैं, कल मैं बात करूंगा, मैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करूंगा। मैं कल की क्लास जो है, कल यानी कि आप देखें यहाँ पर 13 को क्लास है जो आपकी यूनिट नंबर 7, 8 और 9 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी। तो कल अगले 3 दिन तक जो क्लासेस है आपको वो देखना बहुत जरूरी, क्योंकि अल्टीमेटली ये सेक्शन में ना डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज की बात हम लोग कर चुके हैं। अगले 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस। मैनेजमेंट को मैंने यहाँ पर रखा है, इसलिए रखा है कि आपने वैसे भी पढ़ लिया होगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि यानी कि हमें जब देखते ना, तो जब हम यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी करते हैं, तो कुछ तो बिलीव इम्प्लीमेंट में पढ़ रखा होता है, कुछ जो बिल्कुल नहीं पढ़ा या नहीं के बराबर, तो मैं उनकी बात करता हूँ, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जी, इज इट ओके? इज इट ओके? थैंक यू। चलिए मैं क्वेश्चंस की बात करते हैं, और सवाल हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और कैसे हमें करने हैं, क्या चीजें ध्यान रखनी है, किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, मैं टू द पॉइंट उनके बारे में बात करूंगा। आप खुद देखिएगा स्वयं कि कितने सवाल आप कर सके, कितने नहीं। ठीक है, एक एक करके सभी की बात करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहला सवाल, और मैंने आपको देखिए TQM के बारे में पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर TQM टूल्स। TQM का मतलब समझते हैं आप? TQM का मतलब है इट्स ए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी, इनमें से कौन सा जो है आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का टूल है, आपको ये बताना है कि किसके जरिए हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो होता क्या है, 3 शब्द या 3 अक्षर हमने पढ़े हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। कॉन्सेप्ट अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने दिया है, जैपनीज से कॉन्सेप्ट आया है। सर्विसेज, अच्छी और बेहतर सर्विसेज देने के लिए जो है हम लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अपनाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं। एक दे रखा आपका फिश बोन डायग्राम दे रखा, जिसको इशिकावा कहते हैं। हिस्टोग्राम दे रखा, एक पाई चार्ट दे रखा और एक रन चार्ट दे रखा। तो इनमें से कोई 2 ऑप्शन आपके सही हैं और 2 नहीं है आपके ना। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हैं, कौन से नहीं है। मैं स्क्रीन के ऊपर आपके सामने हूं नहीं, आप इसको जरूर देखिएगा और देखकर मुझे बताइएगा क्या आंसर इसके अंदर सही बनता है। थैंक यू, लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जी, राजीव विष्णु जी, स्वागत आपका, वेरी गुड। चलिए, इनमें से कौन से 2 चीजें आपकी है, नहीं है? तो यहाँ पर देख के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा। देखिए, आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर एक आपने यहाँ पर मैंने लिखा हुआ नहीं, लेकिन आपको बता दूं, अक्सर परेटो प्रिंसिपल भी लिखा रहता है सवाल के अंदर, ऑप्शन क्या, तो परेटो प्रिंसिपल। तो सबसे पहला टूल ही परेटो प्रिंसिपल है, जिसको हम लोग 80-20 प्रिंसिपल कहते हैं, है ना। तो परेटो प्रिंसिपल सबसे पहले, देन उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर फिश बोन डायग्राम, इशिकावा डायग्राम कहते हैं इसको, ये भी जो फिश बोन डायग्राम जो है आपका, ये भी टूल है आपका। ठीक है, हिस्टोग्राम जो है ये भी एक टूल है, जिसके अंदर कई सारे चार्ट हैं। पाई चार्ट एक्चुअली बाहर होता तो होता, लेकिन पाई नहीं है,
है ना, और रन चार्ट नहीं, तो ये दो चीजें नहीं है, तो आपका फिश बोन और हिस्टोग्राम दोनों है, तो आंसर जो आपका आएगा ए और बी आर करेक्ट, यानी कि दो। तो इसके लिए करना है कि आपको, तो इसके लिए आपको TQM थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और वो डिटेल में आप जरूर पढ़ के जाइएगा, है ना। वहां पर PDCA प्रिंसिपल भी दे रखा है, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, है ना। PDCA प्रिंसिपल जो डैमिंग ने दिया वो भी आप जरूर देख कर जाइएगा। इज इट ओके? चलिए, बिल्कुल कॉज इफेक्ट इसी का है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। पार्ट जो है इज यूज फॉर मैनेजिंग द, तो चार चीजें जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपके सामने आती है ना। एक आता है पार्ट आता है, एक आपका CPM आता है, एक आपका सॉर्ट आता है SWOT, और एक आपका पेस्टल PESTEL। अब उसमें एनवायरमेंटल और लॉ भी जुड़ गया। तो ये चार तरह के आपको प्रोजेक्ट एनालिसिस के लिए काम में लिए जाते हैं। उन चारों को आप देखकर जरूर जाइएगा। मैं फिलहाल पार्ट और CPM का कंपैरिजन भी आप देख के जाइएगा। मैंने क्लास का जब पढ़ा आपको पार्ट और CPM का, इवन आपको यूट्यूब पे क्लास भी मिलेगी जहां पर भी पार्ट और CPM का कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा। पार्ट जी, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिट्राइवल टेक्निक है, ये किससे संबंधित है आपको बताना है जी। इट इज सिंपली, अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर टाइम मैनेजमेंट दिया है तो बिल्कुल सही है ना, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा देखकर समझ के जाना पड़ेगा। अगला एक सवाल है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज डेवलप बाय, यानी गुणवत्ता की लागत की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है। अब मैंने कहा ना, यहां पर अक्सर ऐसा होता है कि चार नाम दिए जाते हैं और हम इन नामों को लेकर या इन टर्म्स को लेकर अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं जी। कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज डेवलप बाय, किसके द्वारा डेवलप की गई? गेनिची टगुची, एडवर्ड डेमिंग, फिलिप बी क्रॉसबी एंड जोसेफ एम जुरान। अब अक्सर क्या होगा, जहां पर जो नाम हमने सुन रखे हैं ना, हम क्या करते हैं, हम उसी का तुक्का लगाते हैं थोड़ा सा। तो जिन लोगों ने भी आंसर दिया है, और आंसर क्या दिया आपने, इट्स जोसेफ एम जुरान आंसर दिया है, वो सभी का आंसर जो है आपका सही है। फिलिप बी क्रॉसबी मैनेजमेंट से संबंधित है, एडवर्ड डेमिंग भी है ना। ये तीनों नाम, बाकी के तीनों नाम भी मैनेजमेंट से संबंधित, लेकिन अक्सर ऐसा कंफ्यूजन होता है हमें कि किसने दिया है किसने नहीं दिया है। तो किताब लिखी है ना, तो क्वालिटी कॉस्ट उसके अंदर ये आपको दे रखा है। चलिए अगला एक बार मैं फिर से आगे हट जाता हूँ, आप इसको आराम से देखिएगा, और ये पहले इस सवाल को समझना है फिर इसका उत्तर देना है। सवाल कैसे समझना है कि लिखा हुआ अरेंज इन सीक्वेंस द मास्लो हायरार्की ऑफ नीड। तो ये मैं आपका मोटिवेशनल से संबंधित है, मास्लो की थ्योरी है, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड। तो मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रमता को व्यवस्थित कीजिए। तो मास्लो के हायरार्की ऑफ नीड का एक डायग्राम है, अगर आपको याद हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से मैं सबसे पहला क्या होता है, तो इसके अंदर जो नीड है, सबसे बेसिक नीड जो आती है वो आपको होता है फिजियोलॉजिकल नीड आती है। तो मैंने डायग्राम आपको याद होगा, तीन तरह की चीजें मैंने आपको बताई थी। एक तो हर्ट्जबर्ग की थ्योरी बताई थी, एक मास्लो की थ्योरी है आपकी, और एक आपका डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी ना। तो ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर चीज़ों की हम बात देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। ये पहला, ये देखिए, एक तो पहला ये डायग्राम देखिए आप ध्यान से, है ना। एक पहली थ्योरी किसकी आपकी, तो ये आप देखें मास्लो की। मास्लो में सबसे पहले क्या देखा, फिजियोलॉजिकल दे रखा है, उसके बाद सेफ्टी दे रखा है, फिर सोशल दे रखा है, और फिर क्या दे रखा है, सेल्फ एस्टीम दे रखा है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको फिजियोलॉजिकल, पहले फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, और ये आपको, तो ये आपका तो आंसर बन जाएगा इससे। खैर अगला जो आपको मैंने आपको बताया थ्योरी ऑफ एक्स, डगलस मैकग्रेगर। तो थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, आशावादी निराशावादी, अक्सर इसके ऊपर सवाल बनता है, याद है सभी को, देखा है ना। आशावादी निराशावादी, एक व्यक्ति जो आशावादी है, मतलब जितने भी लोग काम करने वाले हैं किसी संस्था में, दो कैटेगरी में डिवाइड करें। डगलस मैकग्रेगर 1950 के अंदर थ्योरी दी थी कि दो ही तरह के लोग होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर, जैसे एक तरीके, एक आलसी है ना, तो पैर बांध कर ऐसा लेटा हुआ, तो वो उसके आगे क्रॉस लगा हुआ है, और एक छलांग मार रहा है, तो क्या बन रहा है, वो वाई बन रहा है। ठीक है ना, तो वाई, तो एक एक्स है और एक वाई है, तो यहाँ पर एक्स एंड वाई थ्योरी आपको पता होगी। देन इसके बाद एक आपका हर्ट्जबर्ग की थ्योरी होती है, जिसको टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं, जिसमें पुअर हाइजीन फैक्टर है आपको, और एक आपको मोटिवेशनल फैक्टर है। तो ये थ्योरी मैंने क्लास में पढ़ा भी रखा है आपको ना, नोट्स में भी सारी चीज लिखी हुई, ये आप जरूर देख के जाइएगा। तो खैर आपको आंसर तो मिल गया। तो फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल एंड सेल्फ एस्टीम। तो पहला आएगा फिजियोलॉजिकल, है ना, देन इसके बाद सेफ्टी है ना, देन सोशल, और देन आपका सेल्फ एस्टीम है। तो आपको क्या बनेगा, तो सी, देन उसके बाद डी, तो सी डी ए बी, तो सी डी ए, और फिर क्या बनेगा आपका यहाँ पर बी बनेगा, सी डी ए बी। तो यहाँ पर देखो सी डी ए बी, आंसर क्या बनेगा आपका सी आंसर। अगर आपने किया है तो बिल्कुल आपका सही है, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला,
In libraries, the financial allocation made towards purchase of furniture and equipments come under the budget head. लाइब्रेरी के अंदर ये अक्सर एक जो समस्या चलती है कि कौन सा बजट है आपका, रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, तो वो आपको यहाँ पर देख के बताना है इसके अंदर कि एंडोमेंट बजट होता है या एनुअल बजट होता है। तो ये जब बजटिंग पढ़ते हैं हम लोग लाइब्रेरी के अंदर, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो मैं बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको डिफरेंस अगर इनके बीच में पता है तो फिर शायद आप यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। रिकरिंग बजट होता है एक जो कि कहते हैं आवृत्ति वाला, जो लगातार है ना, और एक होता है अनावृत्ति। तो यहाँ पर हिसाब लगा लेते हैं, अपना हिसाब कैसे लगेगा, आपसे पूछा गया फाइनेंशियल एलोकेशन टुवर्ड्स द, लिखा हुआ यहाँ पर कि परचेज फर्नीचर बार बार परचेस करेंगे या एक बार, है ना, तो बार बार, या इक्विपमेंट्स, तो जैसे होता है ना, जैसे किसी को सैलरी देना है या किताबें तो बार बार खरीदनी है हमको, लेकिन फर्नीचर बार बार नहीं खरीदना है, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। तो बार बार या कम बार, मतलब आवृत्ति या अनावृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है रिकरिंग, तो रिकरिंग मतलब लगातार जो खर्चे लगातार हैं, हर महीने होने हैं खर्चे, तो या लगातार साल में 2, 4, 5 बार होने हैं, तो दैट इज रिकरिंग। लेकिन ऐसे चीज़ों का या फर्नीचर के लिए क्या तो इसके इनके लिए क्या था, नॉन रिकरिंग। तो ये शब्द से आप बात समझ जाएंगे। तो नॉन रिकरिंग है मतलब बार बार नहीं है। तो फर्नीचर बार बार नहीं खरीदते, हाँ किताबों की तो जरूरत पड़ती है, हम लोग बार बार खरीदते हैं, या कुछ और भी, किसी को सैलरी देनी, कुछ और भी चाहिए, लेकिन इक्विपमेंट्स और ये चीज़ हम बार बार नहीं खरीदते। जी बताइए क्या चीज़ जानना चाहते हैं। थैंक यू जी। AMRS की वैकेंसी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, क्योंकि 28 तारीख को जो है आपका फाइनल सभी लोगों का एलोकेशन है। स्कूल से आपको अलॉट हो गए हैं, बच्चों को सभी को, है ना, जितने भी लोग जो सेलेक्ट हुए उनको स्कूल से अलॉट हो गए, और बहुत ही जल्दी, मतलब 28 जो है लास्ट डेट दी गई, वहाँ पर सभी को स्कूल ज्वाइन करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट फेज की बहुत जल्दी तैयारी है। EMRS 2.0 आपके द्वारे तैयार है आपका जी। चलिए नेक्स्ट, अगला, हु फॉर्मुलेटेड द PDCA, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट साइकिल एज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसने बनाया PDCA, बताइए। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये देखिए जापानीज नेम है सारे, है ना, ये सारे, और जब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो इन सभी के बारे में हमें कुछ ना कुछ पढ़ने को ज़रूर मिलता है। तो मैंने ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर ही है ना, पहले प्लान PDCA, कई बार ये भी पूछा कि PDCA का पूरा नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर तो PDCA का पूरा नाम नहीं, अपने केवल इतना पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि PDCA का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया जी। एंडोमेंट बजट जो होता है वो दान के लिए होता है ना, दान जब करते हैं दैट इज नोन एज एंडोमेंट के लिए होता है जी। बताइए, याद कर रखा आपने सभी ने? सी आंसर, सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। इट्स नन अदर देन एडवर्ड डेमिंग। डेमिंग पुरस्कार भी दिया जाता है, तो एडवर्ड डेमिंग ने बहुत अच्छा काम किया, और एडवर्ड डेमिंग ने ही जो है PDCA कॉन्सेप्ट भी हमें दिया है, ठीक है। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ द मैनेजमेंट। ये पहला जो था ना थॉट्स, शुरू में जो आपको दे रखा फर्स्ट पार्ट, यानी कि जहां पर आपसे डेफिनेशंस की बात की गई है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात की, तो वहां से ये सवाल आपके सामने आया है। तो आपसे पूछा गया कि ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, और मैंने आपको कई बार ऐसे सवाल भी दिए जिसमें अच्छा इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता था, जैसे टेबल A और B के अंदर जो है कई सारी चीज़ों को मैच करते हैं, तो वहाँ पर अक्सर हम लोग ह्यूमन रिलेशंस को मैच करते हैं किससे, एल्टन मेयो से करते हैं, हेनरी फ्योल से करते हैं, या चेस्टर बर्नार्ड है, या D मैकग्रेगर है, डगलस मैकग्रेगर है। इनमें से ह्यूमन रिलेशन थॉट्स या किसने दिया? वेरी गुड। अच्छा, इतने सारे लोग जो है मैसेज कर रहे हैं या चैट के अंदर सभी ने एल्टन मेयो लिखा, मैंने बहुत चैट बॉक्स भरा हुआ है, बहुत साफ साफ दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया। दिख रहा है मुझे आपकी संख्या और जो लाइक की संख्या उसमें 100 का डिफरेंस है, मतलब जितने आप में से 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया। प्लीज एक बार इट्स रिक्वेस्ट टू यू कि आप उसको लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए बड़ा ही अच्छा सेशन है, कई सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलती है। तो एल्टन मेयो अगर आपने लिखा है तो बिल्कुल सही, एल्टन मेयो की थ्योरी है, इट्स ए ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आपका क्वार्टर्स 8 स्टेप मॉडल। तो चेंज मैनेजमेंट की बात करते हैं यहाँ पर। तो चेंज मैनेजमेंट के अंदर मैंने कई सारे मॉडल्स आपको बताए थे, मैंने खुद ही आपको आंसर बता दिया इसके अंदर, इस प्रश्न का उत्तर तो आपको पता चली गया जी। चेंज मैनेजमेंट का नाम सुना आपने? चेंज मैनेजमेंट के अंदर परिवर्तन है, और ये मैनेजमेंट हमें ये सिखाता है कि समय परिवर्तनशील है,
जो कि सभी लोग जानते हैं ना, अपन वैसे भी पता है कि हाँ जैसा आज समय कल वैसा नहीं रहेगा, है ना, या कल अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। हर चीज़ के लिए परिस्थितियाँ समान नहीं रहेगी समय के साथ, उसको पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी वे में ले सकते हैं आप। तो समय एक जैसा नहीं रहता है, तो ये सारी चीज़ें। तो अब मतलब ये यहाँ पर के उसके लिए चेंज, मतलब आपको चेंज के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, आपके पास प्लान होना चाहिए, है ना, कि अगर मान लीजिए किसी प्रकार का, तो इसलिए आपको हमेशा अपने आप को परिवर्तित करने रहना चाहिए। अगर आप परिवर्तित करते रहेंगे तो ये प्रबंध का सिद्धांत है कि आप एग्जिस्ट करेंगे, है ना, जो भी आपके आसपास के जो भी फैक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग। तो इसलिए चेंज मैनेजमेंट के 3-4 मॉडल्स दे रखे हैं, उन सारे मॉडल्स को देखकर जरूर जाइएगा। वैसे भी मैनेजमेंट अगर आप सीखते हैं तो अपनी लाइफ के अंदर या रियल लाइफ में इसको काम में ले सकते हैं, बहुत कुछ फायदे वाला है। तो क्वार्टर का जो यहाँ पर है, इससे आंसर मैंने आपको बता दिया, चेंज मैनेजमेंट है। तो ये बिजनेस मैनेजमेंट नहीं है, ये आपका पर्सनल मैनेजमेंट नहीं है, और ये आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट भी नहीं है ना। तो इट इज सिंपली नो। तो यहाँ पर 8 स्टेप मॉडल है, आपको जरूर देख के जाइएगा। एक और मॉडल उसकी भी बात करते हैं यहाँ पर, अगला कुर्ट लेविन का। तो ये बहुत फेमस है ना, 3 मॉडल है, कुर्ट लेविन का है, क्लूगर का मॉडल है आपका, है ना। तो ये आपको मैं अभी नाम बता दूंगा तो आगे सवाल नहीं पूछ पाऊंगा। जी बताइए। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने फिर से, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। थैंक यू। लाइक करने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये अच्छे प्रश्न है। आपको देखिए यहाँ पर ये सवाल किसी भी, देखिए एनटीए नेट में कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन की, प्रश्न की भाषा हर बार चेंज होती है। कभी भी प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर्स आप करके आते हैं उसमें से कोई स्पेशली ऐसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। तो रिपीट का मतलब ये कॉन्सेप्ट तो रिपीट हो गई, क्योंकि सिलेबस जब वही है तो चीज़ें नई कहाँ से आएगी। तो सिलेबस तो चीज़ें तो वही रहेगी, लेकिन हाँ प्रश्न की भाषा चेंज हो जाएगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको तो आप डेफिनेटली आप बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ लॉजिकली पढ़ो। तो लॉजिकली पढ़ोगे तो सवाल घुमा फिरा के भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको सही कर लेंगे, और नेट के अंदर आपसे होगा जरूर। कुर्ट लेविन का मॉडल है, कुर्ट लेविन के मॉडल के अंदर सबसे पहले आता है अनफ्रीज आता है, देन चेंज आता है, फिर रीफ्रीज आता है। यानी कि परिस्थितियों को पहले आप अनफ्रीज कीजिए, उसके अंदर जो परिवर्तन करना है करें, और फिर उसको वापस से रीफ्रीज कर दीजिए। तो ये समय के साथ साथ जो है ये चेंज मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। और कुर्ट लेविन का 3 स्टेप मॉडल है, कॉटलर का 8 स्टेप है, यहाँ पर जो है इसका 3 स्टेप मॉडल है, जो कि आपको, मुझे लगता है कि आपके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए अगला एक और आइसबर्ग मॉडल। मैं ये तीनों मॉडल, क्योंकि मुझे डाउट है इन तीनों में से किसी न किसी एक पे सवाल जरूर पूछेगा, इसलिए मैं तीनों मॉडल की बात करूं आपसे। अगला मॉडल आपके सामने, जी बताइए। थैंक यू, जिन्होंने भी लाइक कर दिया बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट जो कि ये सेशन चालू होने से पहले ही लाइक कर देते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, कल आपको लक्ष्मी मैडम की क्लास मिलेगी, मैंने जो है यहाँ पर इसको वो शेड्यूल करवा दिया है यूट्यूब के ऊपर। कल शाम को 7 बजे लक्ष्मी मैडम की क्लास आपको मिलेगी, और अखिलेश सर से मैं टाइम लेके मैं आपको उनकी क्लास भी आपको अतिशीघ्र, आपको पेपर 1 की क्लासेस भी यहाँ पर मिलेगी। जितने भी स्टूडेंट जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 यूजीसी एनटीए नेट की आप तैयारी कर सकते हैं। वो आपको डेफिनेट जो टिप्स देंगे, उन टिप्स के आधार पर आपको पेपर 1 भी आपका जो है बहुत अच्छा बेहतर जाने वाला है। इस बार कई सारे लोग जो है यूजीसी एनटीए नेट जो है आप क्वालिफाई करेंगे। तो नेक्स्ट मॉडल जो आपको था, आइसबर्ग मॉडल की बात करते हैं। और आइसबर्ग मॉडल किसका है? तो आइसबर्ग मॉडल जेफ हियात का मॉडल नहीं है, नहीं रॉबर्ट वाटरमैन का मॉडल है ना, और नहीं आपका जॉन पॉल कॉटर का मॉडल। ये आपका किसका है? विल्फ्रिड क्लूगर। तो ये मॉडल आइसबर्ग मॉडल किसका है? आपका क्लूगर। तो ये तीनों मॉडल्स मैंने आपको बता दिए। चेंज मैनेजमेंट के तीनों मॉडल्स जरूर 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 देख के जाइएगा यहाँ पर, है ना। तो एक तो वो आपका सॉर्ट है, पर्ट है, पेस्ट है, सीपीएम है। एक सवाल तो वहां से बनता है, दैट इज नोन एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और एक आपका चेंज मैनेजमेंट। ये दोनों मैनेजमेंट की पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, तो इनके ऊपर अक्सर सवाल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला आईएसओ, एक सवाल इस यूनिट में से आईएसओ के ऊपर। आईएसओ TR 11-21-9/2012 इज रिलेटेड। ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का आईएसओ किससे संबंधित है ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया जी, ये किससे संबंधित है? वेरी गुड। TQM। थैंक यू अम्बेडकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
सर मैं तो बहुत लाइक करता हूँ, थैंक यू अम्बेडकर जी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस। जी, आपके आंसर्स मिल रहे हैं मुझे लगातार, और ये अब तक ये सवाल इतनी बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो अब मेरे हिसाब से शायद ये तो आपको कहते हैं ना, सोते जागते नींद में भी याद हो गया होगा। इट्स रिलेटेड विद द लाइब्रेरी बिल्डिंग ना, इट्स रिलेटेड विद लाइब्रेरी फर्नीचर का अलग है, टिके मतलब ये सारे देखिए, और भी कई सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ है ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अंदर मैंने पहले भी दिया आपको, तो कुछ चीज़ें ऐसी है आपको जो हमेशा याद रहनी चाहिए। मैंने एक लिस्ट दिखाऊंगा अभी आपको, जिसमें अंदर आपको लाइब्रेरी बिल्डिंग फर्नीचर उनसे संबंधित आईएसओ है आपके, और इंडियन स्टैंडर्ड अलग है, आपको आईएसओ अलग है, दो तरह के। तो आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS भी याद करना है आपको, है ना, और ये भी आपको याद करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट इसको देखें आप। ये क्वेश्चन आपके लिए इंफॉर्मेशन कॉमन्स हमने पढ़ा है, सिलेबस के अंदर भी लिखा आपका इंफॉर्मेशन कॉमन्स लिखा आपको। तो इंफॉर्मेशन इज कॉमन इज लोकेटेड कहां पर है, किस विश्वविद्यालय के अंदर जो है इंफॉर्मेशन कॉमन बना है यहाँ पर। जी, 24 घंटे चलने वाली लाइब्रेरी है, और सिर्फ लाइब्रेरी ही नहीं है, वहां पर इंटरनेट वाईफाई की फैसिलिटीज हैं आपको, वहां पर कैफेटेरिया है आपको, वहां पर रेस्ट रूम्स हैं आपके लिए, है ना, आप अपने खुद के सिस्टम्स आप वहां पर ले जा सकते हैं, लैपटॉप पे काम कर सकते हैं, 24 घंटे आप वहां पर पढ़ सकते हैं ना। तो वो ऐसा ऐसा कहाँ पर, ऐसा कौन सा, उसको दैट इज इंफॉर्मेशन कॉमन्स है आपको, जहां पर आधुनिक सुविधाएं आपको सारी मिलती है। जी, अच्छा, हाई कोर्ट के लिए कुछ बच्चे कह रहे हैं, हाई कोर्ट के लिए जो एग्जाम है राजस्थान के अंदर आपका, उसके लिए आपको कुछ मुझसे स्टूडेंट कह रहे हैं कि आपको उसके लिए मैराथन क्लासेस, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले से बता दूं, आपको हाई कोर्ट मैराथन क्लासेस जो है हम लोग करेंगे, और UGC NTA नेट का आपका एग्जाम हो जाए। मैं फिलहाल आपको नेट का एग्जाम पहले है, हाई कोर्ट का एग्जाम बाद में, आपको तो नेट का एग्जाम होने के बाद जो है कुछ क्लासेस जो है आपको डेफिनेटली मैं हाई कोर्ट की मैराथन क्लास, बिल्कुल ऐश्वर्या राठौड़ जी, बिल्कुल जी, ठीक है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ शेयरफील्ड, ये देखिएगा आप नेट पे आप सर्च कीजिएगा इंफॉर्मेशन कॉमन नाम से, और यूनिवर्सिटी ऑफ शेयरफील्ड देखिए, कई सारे चित्र में भी मैंने आपको दिखाया था क्लास के अंदर जब पढ़ा था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ शेयरफील्ड के अंदर जो है यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन कॉमन आपको वहां पर दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज, ये बात किसने कही, मैंने कहा ना यहाँ पर, ये किताब किसने लिखी, ये शब्द किसने कहा, ये वाक्य किसने कहा। तो ऐसे सवाल जो है आपसे अक्सर यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न आता है, क्या आता है, तो लिखा यहाँ पर कि क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज, हु डिफाइन दिस। वेरी गुड, थैंक यू। अक्सर घूम फिर के वही नाम आपको देखने को मिलते हैं। मैंने कहा ना, ऑप्शन आपको कई सारे सवाल पूछ लेकिन ऑप्शन सेम है। पीटर ड्यूकर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिलिप बी क्रॉसबी ने जितने भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उनकी बात करी। माइकल मैकोबी का मुझे नहीं ध्यान, लेकिन हाँ, ये शब्द जो है किसने कहा, ये जोसेफ M जुरान ने कहा है, दैट इज फिटनेस फॉर यूज, क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज, यानी कि क्वालिटी अगर है मीन्स जो सर्विसेज हैं या जो प्रोडक्ट है दैट इज फिट फॉर यूज, यानी कि हम उसको अच्छा यूज कर सकते हैं। तो कितना अच्छा स्टेटमेंट है, फिटनेस फॉर यूज, यानी कि चीज़ों के बारे में जहाँ पर क्वालिटी की बात की जा रही है। तो ये शब्द जो है अपने आप में एक फिटनेस फॉर यूज, ये अपने आप में डिफाइन करता है, क्वालिटी की परिभाषा को डिफाइन करता है। चलिए, एक जीरो डिफेक्ट या जीरो इफेक्ट भी बताता है। जीरो डिफेक्ट है यानी कि अगर क्वालिटी की बात करें तो हम उससे क्वालिटी कह सकते हैं जिसके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं है। लोकेश जी, सारी बातें तो नहीं, लेकिन हाँ अधिकतर बातें जो है वो जुरान ने कही है, ठीक है। बताइए, मैं आपको बात करूं, मैं जीरो डिफेक्ट क्वालिटी मतलब, जी जीरो डिफेक्ट का मतलब हो गया आपका, बिल्कुल भाई, किसी जीरो डिफेक्ट का मतलब क्या, कोई कमी है ही नहीं, शून्य दोष। तो जिसमें कोई दोष ही नहीं है उसकी तो क्वालिटी कहते हैं आला दर्जे की हो गई ना, एक्सट्रीम, तो सबसे अच्छी बेटर क्वालिटी होगी। तो ये शब्द किसने कहा, ये किसके द्वारा कहा गया, जी वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज फिलिप बी क्रॉसबी ने जो है ये बात कही है। टिची ओहन या शिंगो या जेनिची, जो ये सारे सब जापानीज नेम है।
इवन प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, इन अगर देखा जाए वैसे भी, अगर इन 4 नामों में से अगर अपन कोई नाम देख रहे थे तो मेरे हिसाब से शायद फिलिप बी क्रॉस्बी जो है आपने हमें एक जाना पहचाना नाम यहाँ से फिर भी हमें दिखता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टुअर्ट एंड मॉरन, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग लाइब्रेरीज हैव फॉलोइंग 3 लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। स्टुअर्ट और मॉरन के अनुसार पुस्तकालयों सहित विभिन्न संगठन में प्रबंधन के निम्नलिखित 3 स्तर होते हैं। तो स्टुअर्ट और मॉरन के अनुसार जो है आपके कौन से 3 स्तर होते हैं ये आपको बताना है जी। मैनेजमेंट के 3 लेवल, और वो सभी हम लोग जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूजन, अच्छा यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये तो मैनेजमेंट के अंदर ये तो नहीं आता प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ना, है ना, या फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी नहीं आता। अब कंफ्यूजन किसमें, टॉप मिडिल बॉटम या टॉप मिडिल और लोअर। तो ये बॉटम और लोअर जो है ये कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि टॉप मिडिल यहाँ पर भी टॉप मिडिल था। आप अगर आपको क्लियर है तो ये जब भी आता है ये आंसर में केवल बच्चे फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज होते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर जो है वो टॉप मिडिल और लास्ट वाले में हम उसको क्या कहेंगे, मैनेजमेंट के अंदर बॉटम नहीं होता, बॉटम शब्द काम में नहीं लेते ना, तो हम लोग क्या कहते हैं उसकी जगह काम लोअर काम में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टॉप मिडिल और लोअर। ये टॉप मिडिल बॉटम नहीं, बस केवल इतनी सी बात है। तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्सीलेंट, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ, हु कॉइन्ड द वर्ड मैनेजमेंट थ्योरी जंगल, यानी कि शब्द लिखने वाला कौन व्यक्ति था, किसने ये बात कही, मैनेजमेंट थ्योरी जंगल। यस प्लीज बताइएगा किसने ये बात कही। वेरी गुड, दिखाता हूं मैं आपको, हिंट देता हूं इसका। 1961 में एक व्यक्ति जिनका नाम है आपका हैरोल्ड क्नूज, लिखा हैरोल्ड क्नूज इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट एंड द practitioners of the management to the concept of the management jungle theory in a paper published in the journal of the academy of the management। उस पेपर के अंदर जो है तो हैरोल्ड क्नूज ने जो है ये थ्योरी दी थी जिसका नाम है मैनेजमेंट जंगल थ्योरी। और ऐसे सवाल, मतलब अक्सर, अब ये सवाल देखिए, इस प्रश्न के मैं फेवर में नहीं हूँ, मैं फेवर में इसलिए नहीं हूँ कि देखिए ये प्रश्न आप कब कर पाएंगे, तो नेट के एग्जाम में ये सवाल आप कर पाएंगे जब आपने मैनेजमेंट को इस लेवल पे पढ़ा हो। अब सिलेबस में तो नहीं है ना मैनेजमेंट जंगल थ्योरी, लेकिन अब आपको ऐसा सवाल, ऐसा क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे जरूर, हर बार नए सवाल आपको देखने को मिलते हैं। वो सवाल कहाँ से आते हैं नोबडी नोज, लेकिन वो सवाल केवल इसलिए दिए जाते हैं कि वो आपके पेपर को कॉम्प्लेक्स बनाने। हाँ, अगर मान लीजिए MBA का या UGC NTA नेट हो रहा हो मैनेजमेंट का, ये कॉमर्स का हो रहा हो, तो तब तो हमें बात समझ में आती है कि सवाल सही है। लेकिन लाइब्रेरी साइंस में मैनेजमेंट जंगल थ्योरी का कोई रोल नहीं है। मैं केवल एक एग्जाम्पल की बात आपसे कर रहा हूँ। ये सवाल जब भी आया था, हाँ आपने याद कर लिया इसको, आपने लिख भी दिया तो इट्स ओके, है ना। क्लास में जब पढ़ाते हैं तब भी पढ़ाने में ऐसी तो थ्योरी अगर मैं पढ़ाऊँ तो कम से कम 100 ऐसी थ्योरी है जिनको क्लास में पढ़ाऊँ। तो मैनेजमेंट साल भर लाइब्रेरी मैनेजमेंट ही पढ़ते हैं यूनिट के अंदर, इसलिए तो आपको हर चीज़, मैं छोटी सी बात याद है कि फिर से एक बार आपसे बात कहूँगा। और आप, मैं हमेशा मुझे लगता है कि एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। आप क्रिकेट मैच देखते हैं आप, है ना, तो इस क्रिकेट मैच के दौरान देखा आपने, जो बहुत अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करता है उसको मैन ऑफ द मैच मिलता है। तो जो मैन ऑफ द मैच या तो बहुत अच्छे कैच पकड़ेगा, ज़्यादा विकेट लेगा, या कोई बहुत अच्छा बैट्समैन होगा तो बहुत अच्छा रन बनाएगा। तो आपने देखा होगा अगर कोई बॉलर है जिसने ज़्यादा विकेट भी लिए तो उसमें उसको हर बॉल पे विकेट नहीं मिला, आपने देखा होगा ना। तो उसकी बहुत सारे, उसको कई सारे उसकी बॉलें पिटती भी है, मतलब कोई चौका भी लगाता, बैट्समैन छक्का भी लगाता, कई बाउंड्री पे छूट जाती है ना। कई बार वो 3-4 6 लगते तब जाके 5वें 6ठे 6 में वो कैच होता है, तब उसको विकेट मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप हर क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे, आपसे विन, तो एक स्ट्रेटेजिकली चलेंगे। हर बॉल को हिट करने से भी आप अच्छे बैट्समैन नहीं बन सकते, है ना। तो अल्टीमेटली तो कहने का मतलब ये है कि आपको लगातार प्रयास करने होते हैं, एक स्ट्रेटेजिकली चलते हैं आप, तब जाके आपको सफलता मिलती है। तो यहाँ पर नेट के पेपर में सब कुछ पढ़ने से, सारे क्वेश्चन करने से सिलेक्शन इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा। तो अगर ऐसे कुछ सवाल आते हैं इनको देखकर डिमोटिवेट नहीं होना आपको पेपर के अंदर, अपना काम, अपना उद्देश्य जो है, आप केवल अपने को पेपर क्लियर करना है, आप कर लेंगे, ठीक है। सो अगला सवाल आपका, इंडियन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू बाइंडिंग ऑफ द लाइब्रेरी मटेरियल। तो यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में पूछ रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मुकेश जी चौधरी जी से कह रहे, कई बार है ना अच्छे अच्छे बैट्समैन जो होते हैं ना, वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन 0 पे आउट होते हुए देखा होगा आपने, ठीक है ना। अच्छे अच्छे वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन आपको
पहली बॉल पे 0 पे आउट होकर जाते हैं पूरे मैच के अंदर, जहां पूरा मैच पलट जाता है, उनको लगता है कि दर्शकों को लगता है कि आज तो इसकी बैटिंग देखेंगे, मालूम चला कि वो एक बॉल भी नहीं खेल पाए, लेकिन फिर भी नंबर 1 प्लेयर है दुनिया है। तो इसलिए सफलता असफलता मिलेगी लाइफ में, ऐसा बहुत कुछ होगा, लेकिन आपको डटे रहना है, लगातार रहना, अपने हौसलों को बुलंद रखना है, तो आप ये काम बहुत अच्छे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर लाइक एंड सपोर्ट, सभी का शुक्रिया। अगला सवाल देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड की बात करूं तो मैंने आपसे कहा कि देखिए दोनों तरह के स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेंगे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहते हैं इसको, BIS कहते हैं हम लोग। IS 3050 जो है वो 1965 के अंदर आया था, विद द अमेंडमेंट ऑफ द फरवरी 1968 के अंदर अमेंडमेंट होता, और रीअफर्मेंट इन द 2003 कोड ऑफ द प्रैक्टिस फॉर द रेनफोर्स में बाइंडिंग ऑफ द लाइब्रेरी बुक्स एंड द पीरियडिकल्स के लिए आया। तो ये सवाल का उत्तर जो है आपका क्या हो जाएगा, 3050 जो है इट इज रिलेटेड विद द बाइंडिंग ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल। और भी कई सारे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ अगर आपको चीजें समझ में आती है आपके काम आ सकता है। इंडियन स्टैंडर्ड की बात करो, 2672 1966 कोड ऑफ द प्रैक्टिस फॉर द लाइब्रेरी लाइटिंग के लिए है आपका। 1892 पार्ट फर्स्ट सेकंड, 1978 77 ये फर्नीचर फिटिंग के लिए, टिम्बर स्टील के लिए आपका। 1233 है 1969 मॉड्यूलर कोऑर्डिनेशन और डायमेंशन इन द बिल्डिंग इंडस्ट्री। 71 वाटर सप्लाई, ठीक है, मेटल शेल्विंग है आपका। 1970 रिकमेंडेशन रिलेटेड टू द प्राइमरी एलिमेंट्स, स्टील शेल्विंग, वुडन शेल्विंग, ये कुछ स्टैंडर्ड है। क्लास जब मैंने ली थी, अब क्लास के अंदर भी हमने बहुत सारी बातें की जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लाइब्रेरी सेस क्या है। मैं छोटा सा सवाल है, नेट की बात तो नहीं कर रहा मैं, ठीक है, यूजीसी नेट का एग्जाम, मैं छोटे से, मैं ये प्रश्न केवल एक एग्जांपल है इस चीज का कि अगर हमने सिर्फ रट रखा है ना तो हम कंफ्यूज होते हैं। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो फिर ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे आप मैं ये प्रैक्टिस कीजिए, आप इसका उसका उत्तर मुझे देखिए, बताइए। अगर आपको लाइब्रेरी सेस के बारे में सही ढंग से पता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर आप डेफिनेटली आप जरूर देंगे, और आपका उत्तर सही भी होगा, मैं मानता हूं जी। लाइब्रेरी सेस क्या है, तो लाइब्रेरी सेस किसे कहते हैं ये आपको बताना। टैक्स लीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उसे कहते हैं, या जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है उसे कहते हैं, या सरचार्ज है ऑन द एग्जिस्टिंग टैक्स, या फ्री चार्ज फी जो चार्ज की जा रही है लाइब्रेरी के द्वारा उसे कहते हैं जी। कोई कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आंसर मिल जाएगा लाइब्रेरी सेस का। भारत के अंदर देखिए अलग अलग राज्य हैं, सभी के अंदर मैक्सिमम राज्यों के अंदर जो है लगभग 19 राज्यों के अंदर जो है पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित है, आप देख सकते हैं। मैंने कहाँ देखेंगे, तो मैंने पहले बताया कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की साइट पे जाइए, वहां आप देखेंगे। देन उसके अलावा कुछ राज्य, यानी कि उनमें से लगभग 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको लाइब्रेरी सेस का प्रावधान है, तो वो भी आपको अलग अलग परसेंटेज के साथ है। पर कुछ पैसा लिखा हुआ, किसी में 10 पैसा है, किसी में 8 पैसा है, किसी में 6 पैसा है ना, किसी में 0.50 पैसा पर लीटर, ऐसे अलग अलग दे रखा है वहां पर। तो लाइब्रेरी सेस जो है वो टैक्स के ऊपर लिया जाने वाला टैक्स है, वो आपका डायरेक्ट टैक्स नहीं है आपका, वो टैक्स के ऊपर कुछ चार्ज दिया था, दैट इज नोन एज सरचार्ज है, वो टैक्स के ऊपर सरचार्ज है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या बनेगा आपका, सो दिस इज सिंपली सरचार्ज ऑन द एग्जिस्टिंग, ये क्या है आपका, किसी एग्जिस्टिंग टैक्स के ऊपर सरचार्ज। ये छोटी सी बात थी, ये नेट के लेवल का सवाल है, लेकिन मैंने बहुत सिंपल सा आपसे पूछा, तो यहाँ पर आपने प्रश्न का उत्तर दिया, तो बात यहाँ पर खत्म हो गई आपकी। चलिए, एक किताब है जिसका नाम है आपका द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, है ना, ये प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किताब लिखने वाले व्यक्ति का नाम। मैनेजमेंट में ऐसे सवाल अक्सर आपसे पूछे जाएंगे जी, बताइए प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, हु हैज रिटन द बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ड्यूरी है, मेलविल डेवी है, मैक कॉल्विन है, और पीटर एफ ड्यूकर है। ये वो नाम है जो अक्सर मैनेजमेंट में अक्सर, अच्छा, सबसे ज्यादा नाम आपको इस मैनेजमेंट की यूनिट में देखने को मिलेंगे, बाकी दूसरी यूनिट्स के अंदर जैसे क्लासिफिकेशन, कैटलॉग, हाँ इतने ज्यादा नाम देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मैनेजमेंट एक ऐसी चैप्टर आपका यूनिट है जिसमें सबसे ज्यादा नाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर किस किस ने कब कब कौन सी थ्योरी दी, पूरा का पूरा मैनेजमेंट हम यहाँ पर पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। तो इट इज सिंपली बता दो आपको, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट रिटन बाय द पीटर ड्यूकर ने लिखी थी, पीटर एफ ड्यूकर है आपका, 1954 के अंदर किताब लिखी थी, इन द विद द फर्स्ट टाइम यूज, और उसी किताब के अंदर इन्होंने एक शब्द काम में लिया था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, है ना। तो जो एमबीओ कहते हैं ना, वो एमबीओ शब्द 1954 में जो पीटर एफ ड्यूकर ने किताब लिखी, उस किताब के अंदर ही मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव शब्द को काम में लिया गया, इसलिए इनके मैनेजमेंट को हम लोग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहते हैं। पता होगा आपको सभी को कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ये सिर्फ इतनी सी बात है, अगर एक लाइन में बताऊं तो जितने भी लोग किसी संस्था में कार्य कर रहे हैं उन सभी को उस संस्था के केंद्रीय उद्देश्यों से अवगत कराना जरूरी है।
कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या काम करती है, इस संस्था का मूल उद्देश्य क्या है। तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए समस्त प्रयास ही मैनेजमेंट या प्रबंधन कहलाते हैं। तो पीटर एफ ड्यूकर ने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट दिया। एक लाइब्रेरी की बात करते हैं तो लाइब्रेरी का मूल उद्देश्य क्या है। तो लाइब्रेरी का मूल उद्देश्य ये कि अपने पाठक को अच्छी, बेहतर और संतुष्टिपूर्वक सेवाएं प्रदान करना। तो पाठक को अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए हमें सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइब्रेरियन की जिम्मेदारी है। तो लाइब्रेरी के अंदर जितना भी स्टाफ, जितने भी लोग काम करते हैं, उन सभी की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर एक किताब का नाम जो हो गया, मैंने पूरा नाम पीटर एफ ड्यूकर है। तो पीटर एफ ड्यूकर ने 1954 के अंदर किताब लिखी। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सवाल का उत्तर दिया। चलिए, देयर आर 4 मेन स्टेप्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टीक्यूएम। टीक्यूएम के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो है 4 महत्वपूर्ण स्टेप्स है। तो ये सवाल मैं आपसे पहले पूछ चुका हूं डेमिंग की बात, लेकिन वापस से मैं सवाल पूछ रहा हूं कि वो जो आपने पीडीसीए देखा था, उस पीडीसीए का पूरा नाम बताइए आप। पीडीसीए का पूरा नाम क्या है या उसका ऑर्डर क्या, आप ये बता दीजिए। तो ये सवाल उसी से संबंधित है। मेरे हिसाब से शायद आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। क्वेश्चन मेरे को बहुत महत्वपूर्ण लगता है, इसलिए मैंने वापस से दिया। तो पीडीसीए मतलब प्लान, डू, चेक और एक्ट। यानी कि सबसे पहले एडवर्ड डेमिंग ने ये बात कही थी। तो सबसे किसी कार्य को करने से पहले आपको उसका प्लान करना है, योजना बनानी। तो पी से मतलब प्लान है। फिर कार्य को करना प्रारंभ करें, दैट इज डू, आपको काम करना है। किसी प्रकार की कोई कमी है तो आप उसको चेक करें, और अगर आपको कोई कमी मिलती है तो उस कमी को सुधारें, मतलब उसके लिए आप एक्ट करें। तो पीडीसीए ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और सबसे अच्छी बात, अच्छा, इस यूनिट को पढ़ने से एक फायदा है, मैं जब क्लास में जब शुरुआत करता हूँ मैनेजमेंट की यूनिट की, मैं ये बात सभी से कहता हूँ, जितने भी बच्चे, सभी से कहता हूँ। क्योंकि आप देखिए, लाइब्रेरी में जब आप जाते हैं, फ्यूचर में आप सभी लाइब्रेरी बनेंगे, ईश्वर से सभी दुआ करते हैं, कल्पना करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग, जितने भी लोग लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं, सभी उसको एग्जाम को क्लियर करें, सभी की जॉब लगे। दिल तो ये डेफिनेटली चाहता है कि सभी की जॉब लगे। अब समस्या ये है कि हाँ, पद कम होते हैं, फॉर्म भरने वाले ज़्यादा होते हैं, तो जो ज़्यादा मेहनत कर पाता है या जो क्वालिफाई कर पाता है उसी की जॉब लगती है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं आप गवर्नमेंट जॉब करें, प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये सेवा है, ये समाज की सेवा है। आप एक अच्छे लाइब्रेरियन बनते हैं, आप यूजर को सेटिस्फाइड करते हैं। इन्फॉर्मेशन नीड आज की डेट में कहना, रोटी खाना खाने से भी ज़्यादा बड़ी नीड इन्फॉर्मेशन नीड है, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ अपने यूजर को बेहतर अंदाज में आप सर्व कर सकते हैं, उसको सेटिस्फेक्शन। तो आपको एक अच्छा प्रबंधन आना चाहिए। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का सही ढंग से, सही मायने में उपयोग आपको आना चाहिए। मैनेजमेंट हमें यही सिखाता है। तो मैनेजमेंट सिखाता है कि संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग या बेहतरीन उपयोग जो है वो आपको मैनेजमेंट है। इसलिए मैनेजमेंट वाली यूनिट को पढ़ने से फायदा ये है कि लाइब्रेरी साइंस में या नेट में एग्जाम में सवाल हो या न हो, लेकिन वास्तविक जीवन में हम एक सफल आदमी बनते हैं, और मैनेजमेंट से तो है आप अपना व्यक्तिगत जीवन भी बहुत अच्छा और बेहतर सुधार सकते हैं। जी, थैंक यू। तो पीडीसीए इट इज प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। आपने आंसर लिख दिया इसका, पीडीसीए प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। अगर ये आपका आंसर है तो ये मैंने आपको सही तरीके बता दिया। चलिए, घूम फिर के सवाल सारे वही मिलते हैं। अगला एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं आपसे, और हु प्रोवाइडेड 14 स्टेप्स ऑफ क्वालिटी। 14 सूत्री कार्यक्रम किसने दिया। ऑल्सो प्रोवाइडेड टूल्स फॉर द, जैसे क्वालिटी मैच्योरिटी ग्रिड है, मैक सर्टेन प्रोग्राम्स है, मैनेजमेंट स्टाइल एवोल्यूशन है, क्वालिटी वैक्सीन नाम से भी चीज है। तो गुणवत्ता के 14 चरण किसने दिए, इसमें क्वालिटी मैच्योरिटी ग्रेड है, मैक्स सर्टेन, मैनेजमेंट स्टाइल, ये है, तो ऐसे भी उपलब्ध कराए हैं। तो 4 नाम आपके सामने है। एडवर्ड डेमिंग है आपका, एंड कोरू इशिकावा है आपका, अर्मंड वी फेरिंगबम और फिलिप बी क्रॉसबी। ये 4 नाम है मैनेजमेंट के 14 सूत्र। जी बिल्कुल, अंबेडकर जी क्या करें सर, आजकल लड़कियों के सपने में राजकुमार आते हैं, बेरोजगार नहीं, लड़की के घर वाले जॉब वाला चाहते हैं। बिल्कुल चाहेंगे ना यार, क्यों नहीं चाहेंगे। हर व्यक्ति जॉब हो, क्यों बिजनेसमैन नहीं चाहेंगे, बिजनेसमैन भी चाहेंगे जो बिजनेस करने वाला है ना। तो सिर्फ जॉब वाला ऐसा नहीं है ना। तो ये आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा होगा, इसलिए शायद आपने बात की। लेकिन हाँ, जॉब या बिजनेस की बात नहीं है ना। तो एक सफल व्यक्ति जो है ना, मतलब कहने का मतलब, मेरी एक इसमें थोड़ी सी अलग राय है, और मेरी राय ये कि आप जो भी काम करें जीवन में, आप स्किल्ड बने, मतलब है ना, आप में आपके अंदर कौशल आना चाहिए। कहते हैं ना, अगर आपके अंदर अच्छे स्किल्स हैं, है ना, मैं तो कह रहा हूँ आपको अच्छा बोलना आता है, तब भी आपको जीवन में कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। आपको अच्छा लिखना आता है, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। किसी बात को आप अच्छा समझ सकते हैं, आपको समझाना आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। मेरा ये कहने का मतलब है, क्वालिफिकेशन मैटर्स, है ना, लेकिन आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। एक आपने बहुत सारी आपके पास डिग्रियां हैं, लेकिन अगर फिर भी आप किसी प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन नहीं, वो चीज़ें आपके व्यक्तित्व में नहीं झलकती है, तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहता। तो अल्टीमेटली आपको स्किल्ड होना ज़रूरी है। अगर आप स्किल्ड व्यक्ति हैं, आप जो भी सीखते हैं उसे अपने व्यक्तित्व में उतारते हैं, अपनाते हैं, तो
फिर आप एक अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं और डेफिनेटली सफलता आपको किसी न किसी क्षेत्र में आपको जरूर मिलती है ना। तो आजकल देखिए बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं ना, तो ये चीजें मिल रही है जी। थैंक यू। तो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर आपको नाम बता दूं इस प्रश्न का उत्तर, मैं हिंट दे, फिलिप बी क्रॉस्बी की बात करते हैं। तो क्वालिटी एक्सपर्ट है और फाउंडर ऑफ द फिलिप क्रॉस्बी एसोसिएशन के भी है फाउंडर, जिन्होंने 14 सूत्री कार्यक्रम बना 14 स्टेप द क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात की और उनको पब्लिश किया है किताब के रूप में 1979 में, जिसका नाम है क्वालिटी इज फ्री। तो उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है क्वालिटी इज फ्री 1979 के अंदर, वहां पर ये बात कही गई है तो क्वालिटी मैनेजमेंट की। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपका फिलिप बी क्रॉस्बी। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट, who derived principle of the librarianship from core liberal डेमोक्रेटिक एंड द ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज, मूल उदार लोकतांत्रिक और मानवतावादी मूल्यों से पुस्तकालय अध्यक्षता के सिद्धांत किसने निकाले? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। बताइए। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, जिन लोगों ने भी सेशन को लाइक किया है, शेयर किया, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ। आपको मैं चाह रहा हूँ कि देखिए सिर्फ पढ़ने की बात तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी आप मोटिवेटेड जरूर है और आपके अंदर फुल ऑन पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में जरूर रहनी चाहिए। अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो कहते हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी से ईश्वर नहीं करे, अगर किसी व्यक्ति को कोई अगर बीमारी भी होती है ना, तो वो भी अगर पॉजिटिव एनर्जी से कहा जाता है कि पॉजिटिव एनर्जी एक अच्छी से अच्छी खतरनाक या लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो जाती है केवल पॉजिटिव एनर्जी से। तो हम तो बीमारी की बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे सामने कोई समस्या है, जीवन में कोई संघर्ष है। तो बीमारी से लड़ना तो खैर बहुत बड़ी बात है, लेकिन जीवन में जो अगर संघर्ष है तो आप पॉजिटिव एनर्जी अगर आपके अंदर है तो आप उस जीवन के उस संघर्ष से भी आप लड़ सकते हैं और आप जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, संघर्ष किसके जीवन में नहीं है? आज सभी के जीवन में संघर्ष है। तो आपको केवल ऐसा नहीं होगा कि आपको ये लगेगा नहीं मेरा संघर्ष सबसे बड़ा है, ये मेरी समस्या सबसे बड़ी है, तो ये मेंटेलिटी आपको चेंज करनी होगी। ठीक है, आप पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ बढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको अपने आप जो है दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो माइकल गॉर्मन जो है इस प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर कि माइकल गॉर्मन ने ये बात किसने कही, तो ये शब्द जो है ये माइकल गॉर्मन के हैं और ये कॉन्सेप्ट जो है ये ही हैज गिवन, माइकल गॉर्मन ने ये बात कही। ठीक है, चलिए अगला मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ यहाँ पर द आर्ट ऑफ, सवाल कर रहा है आपका कि दिस इज द आर्ट ऑफ द नोइंग व्हाट यू वांट टू डू इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, यानी कि किसने कहा? प्रबंध के सिद्धांतों में से है कि यह जानने की कला कि आप सबसे अच्छे और सस्ते तरीके से क्या करना चाहते हैं को परिभाषित किया गया है। किस व्यक्ति ने यह बात कही है आपको बताना जी। बिल्कुल अम्बेडकर जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार है आपके जी। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग चोट खाए हुए भी हैं तो अपने वो, मुझे लग रहा है जो जो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की जो एक तुलना चल रही है ना, जो कमेंट्स के अंदर से मैं देख रहा हूँ, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ व्यक्ति जो है ना व्यक्तिगत जीवन में शायद चोट खाए हुए, इसलिए उनके साथ जो है उनके एक्सपीरियंसेस बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो प्राइवेट जॉब वाले को जो है इस प्रकार के सुअवसर जो है शायद नहीं मिलते हैं, या गवर्नमेंट जॉब वाले को अक्सर ऐसे अवसर मिलते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आप अपने आप को जो है इस डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि हाँ यही एक चीज़ है तो बहुत अच्छी बात है, इसी को आप इसको नेगेटिव पॉजिटिव वे में लेके चले, आप इसको जो है अपना लक्ष्य बनाइए, है ना। और ऐसी कई सारी मूवीज़ भी बताते हैं जहाँ पर व्यक्ति कहते हैं ना कि जीवन में जो है किसी प्रकार से धोखा खाए या चोट खाए हुए व्यक्ति जो है वो प्रण लेते हैं और जो है सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं। तो डेफिनेटली इस तरह के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप ऐसा काम जो है आप बिल्कुल जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखा हो अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड मैनेजमेंट आर्ट, ये किसने ये बात कही आपको, ये बात है कि चीपेस्ट वे, तो ये जो सिद्धांत है किसका यहाँ पर F.W. टेलर का, ये आपका F.W. टेलर का सिद्धांत है। टेलर ने कहा कि प्रबंध जो है बेस्ट वे टू द इन द मतलब सबसे अच्छा काम करना, सबसे सस्ता, मतलब लागत कम होनी चाहिए, है ना, और कार्य जो है अच्छा होना चाहिए। तो ये आपके F.W. टेलर का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए एक सवाल आपके सामने यहाँ पर, इस प्रश्न को आप जरूर देखिएगा आराम से जी। जी बताइए, बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। लिखा इफ द लाइब्रेरी इज टू बी ऑटोमेटेड सिस्टम एनालिसिस इज नॉट नीडेड। तो मैं दो तरह की चीजें दिखा रहा हूं आपको यहाँ पर, दो, एक आपका रीजन, एक असेसमेंट जी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सफलता ही जीवन का आधार है, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है।
एक्सीलेंट। एक स्टेटमेंट है, एक आपका रीजन है, दो कथन मैंने आपको दिखा दिए जी। पहचानना आपको इनमें से क्या चीज आपके सही। देखिए यहाँ पर मैं ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको पहले बहुत सारे करवाए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस में होता है कि पहले दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को आप पढ़ें। पहला तरीका ये होता है कि दोनों स्टेटमेंट की आप पॉजिटिविटी चेक करें। अगर किसी स्टेटमेंट में नेगेटिव चीज लिखी हुई है, बात लिखी हुई है, तो बात वैसे ही गलत हो जाती है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी एग्जांपल देखें। इफ द लाइब्रेरी इज टू बी ऑटोमेटेड सिस्टम एनालिसिस इज नॉट नीडेड, यानी कि यदि पुस्तकालय को स्वचालित किया जाना है तो सिस्टम विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट आपको साफ साफ तौर पर दिख रहा है। मतलब आवश्यकता तो है ना, सिस्टम एनालिसिस तो करेंगे तभी तो आपको लाइब्रेरी ऑटोमेटेड करना है, तो सिस्टम विश्लेषण करते, ये आपका सिस्टम लिखा हुआ। सिस्टम एनालिसिस आइडेंटिफाइज द फ्लो ऑफ वर्क, यानी कि सिस्टम विश्लेषण कार्य के प्रवाह की पहचान करता है। तो ये बात सही, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो बात खत्म हो गई। पहली पे ये पहला वाला नेगेटिव है और ये सही है, यानी कि ए इज फॉल्स एंड बट आर इज ट्रू। तो ऐसे करेंगे तो आपका आंसर अपने आप बन जाएगा। ये बहुत सिंपल सा तरीका है। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया और ये एग्जाम्पल केवल इसलिए बता रहा हूं कि आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे तो आपका ऐसा प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इस प्रकार से आप उत्तर निकाल लेंगे। इज इट क्लियर? तो मुझे बताइए। देखिए मैं खैर प्रश्न तो एक बहाना आपके सामने बात करने का, और मैं एक पॉजिटिविटी लाने के लिए आप इनमें से बहुत सारे आप में से प्रश्न जो हैं आप कर पाए होंगे आज की क्लास के अंदर। ये प्रश्न केवल इसलिए कि आप देखें कि आपको मैनेजमेंट कितना आता है और नहीं आता। तो कुछ सवाल जहां पर मैंने खुद ही कह दिया कि अगर ये सवाल नहीं भी आता तो आपको ऐसे चिंता करने की बात नहीं है। एग्जाम में आपको सभी तरह क्वेश्चन मिलेंगे, आप बिल्कुल भी सवाल पढ़ेंगे आप डिमोटिवेट। अच्छा, यूजीसी नेट के पेपर में एक बात और मैं आपको बता दूं, एक अक्सर ऐसा होता है ये चीज, क्योंकि पेपर की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है। आप ऐसा कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हो, जैसे आप नेट का एग्जाम देते हैं ना, तो नेट का जब पेपर देते हैं तो नेट का पेपर जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें शुरू जैसे आपने खोला, बुकलेट खोला, आपने सब्जेक्ट स्टार्ट किया, तो पेपर आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 पढ़ा, 3 आपको शुरू के 10 सवाल आपको लगेगा 10वें क्वेश्चन तक आपको। कई बार ऐसा होता है कि आपको 10 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आप में से उस 10 में से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता होगा, है ना। मेरे साथ भी हुआ, फिर भी नेट क्लियर हुआ। वो 10 क्वेश्चन आपने पढ़े, पहले 10 सवाल आपको आते, आपने देखा इसमें से तो मैंने एक भी सवाल नहीं किया, ओमर शीट क्या भरूंगा यार, मैं तो सवाल ही नहीं किया। अच्छा, ये तक आता है कई बार उसको 10 क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये सवाल यूजीसी नेट का ही पेपर या कुछ और तो नहीं है, आपको वापस पेपर कोड चेक करना पड़ता कई बार। मतलब इतना डाउट होता है उस चीज के ऊपर कि यार ये पेपर हमारा ही है, किसी और का तो नहीं, किसी और सब्जेक्ट का तो पेपर नहीं, लाइक दैट फीलिंग ऐसी आती है ना। तो अल्टीमेटली मतलब आपने शुरू के 10 क्वेश्चन किए, ऐसा हुआ कई बार जैसे 13वां 14वां क्वेश्चन जो है तब मिला कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो सही है, ये कर सकते हैं, ऐसा कर लिया। तो फीलिंग आती है ना, 100 सवाल है, शुरू के 12 सवाल में या 10 सवाल में तो एक भी सवाल नहीं किया, तो आप कहते हैं कि नेगेटिव थॉट आता है कि यार क्या होगा। तो करने आपने तो दिमाग क्लियर रखो। आप क्या, मैंने आपको बताया ना 100 में से 50 सवाल सही करने हैं अपने को, 50 क्वेश्चन, बाकी के 50 तो तुक्का लगाएंगे अपन, वो काम हो जाएगा अपना। तो मैं आपको मोटिवेटेड रहना, आप वो करेंगे। अच्छा, नेट का एग्जाम, आपसे नेट के एग्जाम से कोई नौकरी थोड़ी लग रही है आपकी, आपको तो क्वालिफाई करना है ना भाई। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो अपन एक बार जीवन में नेट कर लिया, बात खत्म। दूसरी बार अगली बार अपन मुड़ के नहीं देखेंगे वहां पर। करना क्या, आपने नाम क्या लिख दिया ना, नेट क्वालिफाइड, बात खत्म हो गई। तो इतना ही करना है अपने को, ठीक है। उसको सारे क्वेश्चन, या हर बार सोचे कि मैं सारे क्वेश्चन आ जाए मुझे, वो करने में कोई भी नहीं कर पाता है। टॉप 6% की मेरिट बनती है, और टॉप 6% जो है वो आपकी जहां कट ऑफ होती है उस कट ऑफ के 5 ऊपर और 5 नीचे, इतने ही होते हैं बस, और कुछ है ही नहीं। मतलब आप ये मान के, जैसे फॉर एग्जांपल 100 में से 60 कट ऑफ गई है, तो जो 6% है ना उनके बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी 65-70 के अंदर सब खत्म है, आप समझ गए। और जिनका नहीं हुआ वो उस 60 के नीचे, वो 55 से 60 के बीच में, बाकी जिसके 40 आए उसका तो वैसे भी नहीं होना था, वो कॉम्पिटिशन में था ही नहीं। तो कट ऑफ के इर्द गिर्द ही होते हैं वो, 2, 4, 5, 10 नंबर के फर्क होता है। जिनका नहीं हुआ उनको बहुत अच्छे से पता होगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये पता होगा, सर मैं हर बार 2 नंबर से, 4 नंबर से, 8 नंबर से रह जाता हूं। तो आप रह जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन आपको कुछ अलग करना होगा। अगर आप रह जाते हैं तो आप वही पढ़कर गए थे जो पिछली बार पढ़ के गए थे, तो आपके इस बार वापस से जो है, मैं तो कह रहा हूं आपके 2 नंबर कम थे, 4, 6 नंबर कम हो जाएंगे। आप समझ रहे इस बात को। आपको कुछ नया अलग
कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा और वो जो अलग पढ़ना होगा वो कल से मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी। तो कल से आपकी क्लास यानी कि जो अगली 3 दिन है आपकी 3 यूनिट है, वो 3 दिन अगले 3 यूनिट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन मैं आपके सामने आता हूँ टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एलआईएस टारगेट अभी, जिसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। और प्लस दिस इज द एप्लीकेशन जिसके जरिए आप यहाँ पर ऐप स्टोर पे भी है और गूगल प्ले स्टोर पे भी है। इसको क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तब भी आपको ऐप मिल जाएगा। और प्लस 78771928 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। और बेटर है कि एप्लीकेशन में जाइए, आप वहाँ पर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ आप अपने कोर्स का कंटेंट चेक कीजिए। वहाँ पर यूजीसी एनटीए नेट का सबसे बेहतरीन कंटेंट जो है वहाँ पर अवेलेबल है, डिटेल वीडियोस हैं मेरे द्वारा, सब कुछ वहाँ पर दिया गया है ताकि आप उनको बैठ के घर बैठे आप तैयारी कर सकते। जी बिल्कुल सर, यूनिट 7, 8, 9 की थ्योरी वीडियोस भी डाल रखी है क्या सर? थ्योरी वीडियोस सारी चीज़ें, मतलब यूजीसी एनटीए नेट का तो 100% कंटेंट जो है एप्लीकेशन के अंदर आपको अवेलेबल है। और प्लस लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही तरह के वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल है। प्लस पीडीएफ हैं आपकी, आप उन पीडीएफ को देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने यूजीसी एनटीए नेट के कई सारे मॉक टेस्ट दे रखे हैं, और जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उसी के आधार पर जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एवोल्यूशन ज़रूरी है। एनटीए नेट में अक्सर आपको पता है कि मोस्टली क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, है ना। तो जो नए यूनिक क्वेश्चन आते हैं, हमने ऐसे यूनिक क्वेश्चन जो है आपको एप्लीकेशन में दे रखे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ यूनिट्स ऐसी है जहाँ पर अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है जिसके ज़रिए आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले में आपसे मैं फिर से मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो समय आपके पास बहुत कम है और आप केवल मात्र जो है फिलहाल आप रिवीजन कर सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा आपको सलाह नहीं दे सकता। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं शुरू से अच्छे से बेहतर तरीके से तैयारी करनी है, मैं तो अगला एग्जाम दूंगा नेट का और बेहतर तरीके से, तो फिर आप एनटीए नेट का कोर्स का सब्सक्रिप्शन लें और फिर उसको सही ढंग से पढ़ें, ताकि आप 6 महीने भी अगर आप लगाएंगे अपने ऊपर, तो आप 6 महीने के अंदर आपको निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।